हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टर्म 2 सिलेबस। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 12th का है एंड टर्म 2 के सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो यही है। तो इसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इसका पार्ट 1 होगा एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना एक भी टॉपिक छूटे हुए। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड शेयर भी कर देना। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी नाम है पूरे चैप्टर का। तो सेकेंडरी एक्टिविटी होता क्या है? एड सेकेंडरी एक्टिविटी एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, उसमें वैल्यू ऐड कर देता है। ठीक है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कॉटन। तो जब कॉटन का हमारे पास बॉल होता है, सिर्फ ऐसे कॉटन होता है, तो उसका क्या होता है, लिमिटेड यूज़ होता है हमारे पास। लेकिन जैसे ही हम उसको किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं यार में, एक धागे में अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वो बिकम मोर वैल्यूएबल, वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। और किस चीज़ के काम आता है, क्लोथ्स बनाने में। तो आप अगर एक रुई खरीदने जाओ, ठीक है, कॉटन खरीदने जाओ और फिर क्लोथ्स खरीदने जाओ, तो दोनों के जो डिफरेंस होता है, वैल्यू डिफरेंस होता है ना, प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है। तो वही है कि जो कॉटन हमारा जो रॉ मटेरियल्स है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसका एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। सेकेंडरी एक्टिविटी सबका क्लियर हो गया। आगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस which involves transformation of raw materials into finished goods of higher value। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉ मटेरियल्स का, किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होती है, हायर हो जाती है। तो ये समझ में आ गया सबको। जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉटन इनटू गारमेंट्स, वही हो गया सेम चीज़ जो हमने ऊपर में पढ़ा था कि जो कॉटन था उसको हमने क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो क्या था, वैल्यूएबल हो गया था, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गया था, उसको हम मार्केट से जाकर के खरीद सकते हैं। ओके, आगे देखो क्या मैन्युफैक्चरिंग और क्या इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील एंड स्टाम्पिंग आउट प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये तो हमने सिर्फ गारमेंट्स का देखा, सिर्फ क्लॉथ्स का देखा, लेकिन सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, यही प्रोसेस नहीं होता है इसमें। हैंडीक्राफ्ट से लेकर के जो आयरन की मोल्डिंग होती है वो हो गया, स्टील की मोल्डिंग, प्लास्टिक टॉयज जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स या फिर स्पेस व्हीकल्स, हर चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन सब में अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर व्हीकल से रिलेटेड हो या फिर प्लास्टिक टॉयज, एवरीथिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस ऐड होता है। ओके, आगे हमारे पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन ईच ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो हमने अभी आयरन का देखा, हैंडीक्राफ्ट देखा, प्लास्टिक टॉयज देखे, कंप्यूटर कंपोनेंट्स देखे और व्हीकल्स देखे। तो इन सब में, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इन सब में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इन सब प्रोसेसेस में, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पावर। सब में पावर अप्लाई होता है, मास प्रोडक्शन होता है। जैसे कि एक टॉय बनाया गया है, तो ठीक है, तो उस टॉय की एकदम जस्ट सेम अगर हमें खरीदना होता है तो मार्केट्स में मिल जाता है हमें। तो वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे वैसे ही एक ही तरह के टॉयज बनाए जाते हैं। अगर कोई भी क्लॉथ्स है तो बिल्कुल सेम तरह का बहुत सारा बनाया जाता है। तो क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है, हर चीज़ में होता है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशलाइज्ड लेबर। सब में क्या होता है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड लेबर का यूज़ होता ही होता है सब में। ठीक है, आगे हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेकिंग बाई हैंड। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है, हाथ से बनाया हुआ। ओके, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारा जो कंट्री है, जितनी भी कंट्रीज़ है पूरे अर्थ पे, वो क्या हो रही हैं, वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही हैं। तो अब मशीनरी आ चुकी है एंड मशीनरी का हम यूज़ करते हैं, हैंड का बहुत कम यूज़ हो रहा है एंड अब क्या हो गए, हम शिफ्ट हो गए हैं मशीनरी में। तो ये हो गया क्लियर सबका। आगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर के नोट्स ले सकते हो, हाईलाइट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें पहला तो होता है क्राफ्टिंग मेथड और दूसरा होता है मास प्रोडक्शन। क्राफ्ट मेथड में क्या होता है, प्रोड्यूस ओनली फ्यू पीसेस, ये
अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बनाया जाता है, मतलब किसी चीज़ का ऑर्डर आया तब जा कर के उनकी प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। ये एकदम क्या होता है, लिमिटेड होते हैं और इनका जो प्राइस होता है वो हाई होता है। प्राइस हाई क्यों होता है, क्योंकि ये ऑर्डर आने पे बनाते हैं और जब भी हम किसी चीज़ को बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, वो हाई होती हैं मार्केट प्राइस से। आगे हमारे पास मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें तो सिर्फ लिमिटेड था, फ्यू पीसेस बनाए जाते हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन में लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन होता है, इसमें लेबर वगैरह बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं और जो प्राइसेस इसके आते हैं वो क्या होते हैं, वो लो प्राइसेस होते हैं, उतने हाई नहीं होते हैं जितने कि क्राफ्ट मेथड में होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये हमारा क्या था, पहला कैरेक्टरिस्टिक था लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, सॉरी। ये हमारा मैकेनाइजेशन, ये है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है, रिफर्स टू यूजिंग गैजेट्स विच अकॉम्प्लिश टास्क। इसमें क्या होता है, मैकेनाइजेशन में हम मशीन का यूज़ करते हैं, गैजेट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा काम है वो क्या हो जाए, वो आसान हो जाए। ऑटोमेशन इसमें एक चीज़ है। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब मशीनरी का यूज़ होता है तो अब ऐसा होता है कि हम उसमें थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उस प्रोसेस में नहीं होता ऐसा। हमारी थिंकिंग हटा दी गई है एंड वहाँ जो भी मशीनरीज हैं हमारी जगह पे वो काम करते हैं, वो थिंक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एडवांस स्टेज है मैकेनाइजेशन का, ओके। आगे हमारा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब देखो बहुत मतलब आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं कि जो हमारा टाइटल है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। मैकेनाइजेशन में किस चीज़ से रिलेटेड था, मशीनरी से, तो इसमें किस चीज़ से होगा, टेक्नोलॉजी से। Through research, technological innovation through research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing for quality control, eliminating waste and inefficiency and combating population. टेक्नोलॉजी इनोवेशन किस चीज़ के थ्रू होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारी क्वालिटी को, जो भी क्वालिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करते हैं, वेस्ट एलिमिनेट करते हैं और जो पॉल्यूशन होता है उसको भी रोकते हैं, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, आगे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो इसकी क्या है, तो जो मशीन टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्लेक्स है, किस चीज़ का, तो हम पढ़ रहे हैं अभी मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, ठीक है, सॉरी मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी है, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, लॉ डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि जो डिवीज़न और स्पेशलाइजेशन है लेबर का, वो कैसे किया गया है कि जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा बना जाए लेस एफर्ट से, क्योंकि इसमें मशीनरी की यूज़ हो रही है, एंड जो कॉस्ट होगा उसका फाइनल कॉस्ट वो क्या होगा, वो लो होगा। आगे क्या है, वास्ट कैपिटल, जो कैपिटल यूज़ होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज होते हैं, एंड जो क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ये क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आगे हमारा अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो रिलेटेड चीज़ें होंगी वो लोकेशन से होगी, ठीक है। इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट अ पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, तो एक ऐसे जगह पे होगा जहाँ पे जो प्रोडक्शन करने में जो भी चीज़ें आएंगी वो उसका कॉस्ट एकदम मिनिमम होगा, ठीक है। वहाँ का जो लोकेशन होगा वो उसके फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज़ कौन से लोकेशन पे लगाई जाती हैं, वो फैक्टर्स मैंने आगे लिख रखा है। तो देखो जो फैक्टर्स है वो क्या हमारा, एक्सेस टू मार्केट। पहला क्या हमारा, एक्सेस टू मार्केट। मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दिस गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परचेजिंग पावर। मार्केट मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जगह जहाँ पे पीपल्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं गुड्स का और उनके पास परचेज करने की एबिलिटी भी होती है, मतलब उतने पैसे होते हैं कि वो उस गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्केट। रिमोट एरियाज़ में क्या होते हैं, स्मॉल मार्केट्स होते हैं। इसमें क्योंकि पीपल्स कम रहते हैं रिमोट एरियाज़ में, तो मार्केट भी क्या चाहिए उनको, स्मॉल चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। The developed regions of Europe, North America, Japan and Australia provide large global markets. अब large global markets यहाँ पे कौन प्रोवाइड कराता है, तो जो डेवलप्ड रीजन्स है यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, जापान के एंड ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डेवलप्ड रीजन है इसलिए लार्ज ग्लोबल मार्केट्स ये प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो कुछ ऐसे रीजन है जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स कौन से हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज मार्केट्स, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है वो भी लार्ज मार्केट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आगे हमारे पास देखो ग्लोबल मार्केट्स में आती कौन सी चीज़ें हैं,
तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्म इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है किससे, ग्लोबल मार्केट से। ये ग्लोबल मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा वो होता है। आगे है हमारा क्या, एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। अब इंडस्ट्रीज का लोकेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होगा। रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। जो रॉ मटेरियल्स होगा वो वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा जहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और ट्रांसपोर्ट में भी ईजी होगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे टेक्नोलॉजी का लोकेशन, इंडस्ट्रीज का लोकेशन होगा। आगे क्या हमारे पास, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई भी वहाँ पे इजीली हो जाना चाहिए। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेबर सप्लाई, ओके। अब क्या हो गया, धीरे धीरे कि जो लेबर सप्लाई है वो कम हो गया, मतलब जो डिपेंडेंसी था इंडस्ट्रीज का लेबर पे वो कम हो गया है। अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब मशीनरी में हो गया, तो उतना नहीं होता है, ठीक है, प्रॉब्लम। आगे क्या हमारे पास, एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी, जो भी इंडस्ट्रीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती हैं, जिनको पावर चाहिए होता है वो कहाँ पे होंगे, जहाँ पे उनको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कहाँ पे होते हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो कि पावर सप्लाई करते हैं उसके क्लोज में बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है, लोकेट किए जाते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है, तो कोयल, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा यूज होता आ रहा है। अब जो न्यू है वो है पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इन सब के क्लोज में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आगे क्या हमारे पास, आगे है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्री एंड टू मूव फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए, थोड़ा स्पीड में होना चाहिए और जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है, अच्छे से हो जाना चाहिए। तो अगर ये फैसिलिटीज़ होंगी ताकि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लाया जाए फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्री से जो फिनिश्ड गुड्स है वो कहाँ जाए, मार्केट में इजीली चले जाएँ और अच्छे से चले जाएँ, ठीक है, जल्दी पहुँच जाए। अब देखो जो वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पे हमें याद होगा कहाँ पे हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो हम एग्जांपल में ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे है। आगे हमारे पास कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है भाई इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए, फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हर चीज़ का मैनेज करने के लिए, जैसे कि जो हमने सामान फैक्ट्री से भेजा वो मार्केट पहुँची कि नहीं पहुँची, जो हम सामान मंगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं वो हमारे इंडस्ट्री में पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, कितना सामान जा रहा है आ रहा है, ये सब का मैनेजमेंट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी जा करके ईजिली काम हो पाएगा। आगे हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैज सेट अप इंडस्ट्रीज इन पार्टिकुलर एरियाज। गवर्नमेंट क्या करती है, रीजनल पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, किस चीज़ को, जो हमारी बैलेंस्ड इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए। अगर इंडस्ट्रीज कहीं पे लगाई जा रही है तो आपको पता हो कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होगा वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, गवर्नमेंट रीजनल पॉलिसीज़ को अपनाती है और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी उसको प्रमोट करती है और इंडस्ट्रीज सेटअप करती है पार्टिकुलर एरियाज़ में। आगे हमारे पास एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या है, मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री उनके पास में ही होती है, तो क्या होता है उन छोटी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बेनिफिट होता है उस बड़ी इंडस्ट्री से, लीडर इंडस्ट्री से, ठीक है। एंड अदर इंडस्ट्रीज, दिस बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, और इन्हीं बेनिफिट्स को क्या कहा जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ओके। आगे हमारे पास क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में जो लिंक्स है उसकी वजह से क्या होता है, सेविंग्स डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द लिंकेज विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बीच में जो लिंक होता है उससे क्या होता है, हमारे पास सेविंग डिराइव्ड होता है। आगे हमारे पास है फुटलूज इंडस्ट्रीज। ये क्या होता है, फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। ये क्या होता है, बहुत सारे जगहों पे लगाए जाते हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल से पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कि आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो आयरन उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो ऐसा कुछ इसका स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं है। लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट्स पार्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। ये उस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ऐसे रॉ मटेरियल्स पर जो कि इजीली कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है, ऑब्टेन किए जा सकते हैं एनीवेयर, ओके। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था एंड सेकंड में हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियोस तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी लगी, कहीं पे अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बताइएगा, मैं समझा दूंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।